हेलो एवरीवन, आई एम गुलाम नबी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपकी इंग्लिश कितनी भी कमज़ोर हो, आप आज इस वीडियो को आप समझ जाने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक लेवल से सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। मैंने कहा कि ये ग्रामर हर एक के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है, ट्रांसलेशन सीखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सीखे बगैर कोई बंदा अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है। सो ये हमारी ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज मैं आपको इसी वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूं। आपको किसी टीचर से भी हेल्प लेने की जरूरत मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल पढ़ने वाली नहीं है, इसलिए कि मैं इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी पॉइंट लेकर के आगे बढ़ूंगा। अगर इंग्लिश आपकी बहुत कमजोर है, आपको अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता है, आप इंग्लिश में जीरो लेवल के हैं, तो भी आपको ये ग्रामर, इंपॉर्टेंट ग्रामर समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम बगैर समय लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ग्रामर को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना समझते हैं। प्रेजेंट का माना होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का माना होता है अनिश्चित और टेंस का माना होता है काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना हुआ वर्तमान अनिश्चित काल। और अब हम इसको अपने पहचान में समझने वाले हैं कि जो आप बातें करते हैं और जब आपकी जुबान रुक जाती तो वहां पर आपका पहचान होगा ता है, ती है, ते है, ता हूं। तो आपने देखा कि कोई भी बात है, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो ये ता हूं, ये पहचान है कि ये बात हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने वाली है। वो खाना पकाती है, इस सेंटेंस में पहचान है आपका ती है, जिससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो ते हैं से पता चल रहा है कि ये बात हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आप बड़ों का सम्मान करते हैं, तो ते हैं से पता चल रहा है कि ये जो हमारी बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर मैं आपको दोबारा बता दूं पहचान, ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये अगर वाक्य के अंत में आ जाएगा तो आप समझिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहें, दोनों का मतलब एक ही होने वाला है। चलिए अब हम इसका रूल और स्ट्रक्चर समझते हैं और उसके बाद में हम आगे आपको एग्जांपल समझाते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो पहले हम ये साफ करें कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था, वे क्रिकेट खेलते हैं, खेलने का काम कौन कर रहा है? वे। तो वे इसमें सब्जेक्ट हो गए। वो खाना पकाती है, तो पकाने का काम कौन करती है? वो सब्जेक्ट हो गया। मैं आपका सम्मान करता हूं, सम्मान करने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया। आपको यहीं पर याद रखना है कि सब्जेक्ट हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट ही आने वाला है। 300 दिन में कोई भी ग्रामर आप सीखें, इसको अपने माइंड में आप सेव कर लें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आने वाला है। और हम आपको सिखाने वाले हैं पहले स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव को हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक। मतलब ये कि जो काम हाँ में हो, वे क्रिकेट खेलते हैं, ये बात हमारी हाँ में है, तो ये हमारा सकारात्मक यानी अफर्मेटिव में हो जाएगा। अगर बात ना में होगी तो उसको हम नेगेटिव इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में उसे हम नकारात्मक कहेंगे। तो हमने एक बात समझी कि सब्जेक्ट क्या होता है।
तो सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। और दूसरी बात समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का माना होता है काम। आसान समझिएगा, वर्ब का माना काम। शुद्ध हिंदी में से आप क्रिया कहेंगे। ये समझिएगा कि काम जो आप 24 घंटे में काम करते हैं। मैं सुबह सवेरे उठता हूं, उठना एक काम है, बोलना एक काम है, लिखना एक काम है, दौड़ना एक काम है, और इसी को हम वर्ब क्रिया कहेंगे। हमारी दो बातें हुई कि सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में हमारा वर्ब हो जाएगा। वर्ब मतलब काम होता है। मैं आपको साथ में क्लियर कर दूं कि वर्ब के हमारे फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे कि पकाना का इंग्लिश होगा जाएगा कुक, इसको फर्स्ट फॉर्म कहेंगे। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देंगे, कुक्ड हो जाएगा। और तीसरा फॉर्म भी हमारा होता है कुक ही होता है, और आईएनजी फॉर्म कहते हैं कुकिंग हो जाएगा। इसी तरह हमारा जाना का इंग्लिश होता है गो, ये हमारी पहली फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग। फोर्थ फॉर्म क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा देते हैं, उसे फोर्थ फॉर्म हम कहते हैं। तो हमारा वर्ब क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अब क्लियर हो रही होगी कि सुबह से लेकर के शाम तक जो काम करते हैं उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट वो चीज होता है कि काम जिस पर हो उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे हिंदी में मैंने कहा कि वो खाना पकाती है, खाना पकाने वाली शी जो आपका सब्जेक्ट हो गया, पकाना आपका वर्ब हो गया, और जो पकाती है वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो खाना आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा वाक्य के अंत में आता है। आप इस बात को याद रखें, सारे सेंटेंस में आप इसी तरह एग्जांपल पाने वाले हैं साथियों। और मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, खेलने वाले वे, और काम हो गया खेलना, इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ब, हिंदी में कहेंगे क्रिया। और क्या खेलते हैं, जो खेलेंगे वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चाहे आप क्रिकेट कहें, वॉलीबॉल कहें, और पबजी कह सकते हैं, फ्री फायर कह सकते हैं, तो काम जिस पर होगा उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि तीन बातें आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वर्ब मतलब काम, ऑब्जेक्ट मतलब क्रिया। मुझे उम्मीद है आपकी इंग्लिश कितनी भी कमजोर होगी, हम इसको समझते जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे रूल की तरफ। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, तो वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाएंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसकी एग्जांपल से, जैसे वो खाना पकाती है, शी कुक्स द फूड। अब मैं आगे बढ़ने से बताऊं कि सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट इसमें कौन है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन जो एक हो, अकेला हो। ही मतलब वह, तो वो एक है, और ये किसी पुरुष, किसी आदमी के लिए प्रयोग होगा। और अगर हम शी कहेंगे, उसका माना हिंदी में वह, लेकिन वो स्त्री, किसी लड़की, लेडी के लिए आएगा। और इट हम कहेंगे, इट का माना या होता है, तो इट हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर निर्जीव, जिसमें जान ना हो, या कोई सिंगुलर नाउन हो जाए। तो आपने लिस्ट में देखा कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट, शी सिंगुलर सब्जेक्ट, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, या कोई सिंगुलर नाउन हो जाए। अब इन चारों को हम एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, और प्ले के आखिर में आपने एस लगाया। ही प्लेज क्या खेलता है, क्रिकेट, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वो हो गाना गाती है, शी सिंग्स आ सॉन्ग। तो इसमें सब्जेक्ट आपका शी हो गया, क्योंकि गाने का काम शी, एक लड़की, कर रही है। और आपका सिंग मतलब गाना होता है, जो मुंह से बोलते हैं,
और सॉन्ग एक गाना हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं कि वो खाना पकाती है, तो हो जाएगा शी कुक्स द फूड। और कहना है कि जैसे आपने कहा पंखा घूमता है, तो कहेंगे फैन रोटेट्स। अब फैन ना कह करके उसके जगह पे आप लेकर के आए इट, तो कहेंगे इट रोटेट्स। जैसे आपने कहा वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। अगर किसी का नाम होता तो आप सिंगुलर नाउन कह सकते थे कि राजू प्लेस क्रिकेट। तो ये आपके सिंगुलर के एग्जांपल्स थे। मुझे उम्मीद है कि सिंगुलर का सारा आपका क्लियर हो रहा होगा। सिंगुलर का अफर्मेटिव में अगर सेंटेंस हो, किसमें हो? अफर्मेटिव में, यानी जो बात हाँ में हो उसको अफर्मेटिव कहते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे सकारात्मक। तो आपने जितने भी बातें कहा, वो खाना पकाती है, वो क्रिकेट खेलता है, पंखा घूमता है, सारी बातें हाँ में है, तो ये सारे सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव में हो गए। सिंपल सी बात, इसमें कुछ हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा अफर्मेटिव में था। और इसके एग्जांपल अगर हम करें तो जैसे हमने कहा कि मेरा दोस्त इंग्लिश बोलता है, माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। तो ये बताइएगा, माय फ्रेंड मैंने एक दोस्त कहा, तो यहां पे माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश, क्योंकि एक सिंगुलर दोस्त है। जैसे हमने कहा कि आपके पिताजी हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे योर फादर रीड से रीड्स, योर फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। आपको और कुछ बातें बहुत क्लियर करना चाहता हूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप रूल बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और अफर्मेटिव में हो, तो आप कहेंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या एस लगाएंगे, या इस तरह याद रखिएगा कि वर्ब के पूंछ पर एस या ईएस लगाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि वर्ब जो हमारा है उसके आखिर में एस या ईएस लगाए, उसका रोल क्या है? देखिए ईएस कुछ चंद जगहों पर लगता है, जो कि मैं अभी आपको मैं समझा देता हूं। अगर वर्ब के अंत में एस एच आ जाता है तो उसके आखिर में ईएस लगाएंगे। जैसे कि वॉश, वॉश मतलब धोना। अब इसको आप एग्जांपल में देखिएगा, तो आप कहेंगे शी वॉशेस द क्लोथ्स, वो कपड़े धोती है। तो फर्स्ट फॉर्म का WASH वॉश है, आखिर में आपने ES मिलाया। क्यों मिलाया? क्योंकि जो वर्ब हमारा WASH है, तो जब खत्म हो रहा है वहां पर SH होने की वजह से ES मिलाए हैं। तो एक बात हमारी ये क्लियर हो गई। दूसरा पहचान, जो हमारा वर्ब होता है उसके आखिर में अगर CH आ जाए तो भी आप क्या मिलाएंगे? ES, सिर्फ S नहीं, ES मिलाएंगे। जैसे कि कैच, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको पता होगा कैच। कैच की स्पेलिंग क्या है? CATCH, कैच। अब कहना है कि युवराज सिंह कैच पकड़ता है, तो अब कहेंगे युवराज सिंह कैच या कैचेस। तो युवराज सिंह कैच, तो कैच के आखिर में क्या मिलाएंगे? ES मिलाएंगे। हां, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपका वोवेल वर्ड आ जाए, जैसे GO गो, गो में अगर O आ गया आपका है तो क्या मिलाएंगे? ES मिलाएंगे। तो गोस क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। चौथी जगह पर कहां पर हो जाएगा? जैसे कि आपका अगर X आ जाए तो क्या है? फिक्स, FIS फिक्स। तो हमने कहा ही फिक्सेस द नेल, जैसे नेल मतलब कांटा, वो कांटा लगाता है। तो FIX हो गया, उसके आखिर में आप ES मिलाने वाले हैं। ही फिक्सेस द नेल, वो कांटा जड़ता है, वो कांटा लगाता है।
इसी तरह लास्ट आपका पहचान किया, अगर वर्ब के आखिर में डबल एस आ जाए, अगर डबल एस आ जाता है तो भी हम लगाएंगे। जैसे वो रोड पार करता है, देखते हैं, तो आपने वाका वो रोड पार करता है, तो आप कहेंगे ही क्रॉसेस द रोड। अब क्रॉस की स्पेलिंग क्या है? CROSS। तो क्रॉस आपने कहा, इसीलिए आप ES लगाएंगे क्योंकि लास्ट में डबल एस आया है। ही क्रॉसेस द रोड। तो इस तरह से ये आपके 5 जगह पर अगर ये वर्ड आ जाएंगे तो आप ES मिलाएंगे, वरना हर कहीं पर सिर्फ आप एस मिलाने वाले हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? डबल एस, SH, CH, X, कोई आपका वोवेल आ जाए वर्ब के आखिर में तो डबल एस मिलाएंगे, वरना सिर्फ एस मिलाएंगे। जैसे आपने कहा वो खाना पकाती है, शी कुक्स द फूड। अब C डबल ओके कुक, कुक का वर्ड आपका आ गया, तो इसमें ना तो ना CH है, ना X है, ना वोवेल है, ना डबल S है, ना CH है। तो आप क्या कहने वाले हैं? सिर्फ आप S मिलाएंगे, शी कुक्स द फूड। तो मुझे उम्मीद है कि ये डबल S, SH, CH, X वोवेल कहां पर S और कहां पर ES लगा, ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एकदम बिंदास होकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब समझते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो उसका रूल क्या होगा। प्लूरल का माना होता है बहुवचन। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा तो उसका रूल क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में सीख रहे थे, अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आ जाएगा? प्लूरल के कैटेगरी में आई, यू, दे, वी या कोई प्लूरल नाउन। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आई का मतलब होता है मैं। एक्चुअली यहां पे मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो आई है तो सिंगुलर आपको लगेगा सर आई मतलब मैं अकेले हूं, लेकिन भाई अंग्रेज लोगों ने आई को प्लूरल में यूज किया है तो हमें भी प्लूरल में यूज करना पड़ेगा। तो और यू का वर्ड भी हमेशा प्लूरल ही होता है, चाहे सामने वाला एक हो, दो हो, 10 हो, कितने भी हो। तो अपने दिमाग में याद रखिए भाई, पूरी जिंदगी यू मतलब तुम या आप, और यह हमेशा प्लूरल ही होने वाला है। वे मतलब दे, या वे सब, या वे लोग, तो उसी इंग्लिश हो जाएगा दे। और हम या हम सब या हम लोग, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वी। तो ये हमारा हो गया आई, यू, दे, वी। 4 हमारे ये हो गए। या तो कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन मतलब नाम, एक से अधिक नाम हो तो हमारा प्लूरल के कैटेगरी में हो जाएगा। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, आई लव माई इंडिया कहेंगे, इसका रूल ये हो जाएगा, प्लूरल का ग्रामर का ये रूल हो जाएगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, और आसान आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहना है। याद ये रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कुछ नहीं लगाएंगे। क्या नहीं करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में भाई कुछ नहीं लगाना है, ये आपको याद रखना है। मेन कंफ्यूजन यहीं पर होती है कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा भाई तो कुछ नहीं लगाना है, इतना ही तो करना है, बात खत्म। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम कुछ नहीं लगाने वाले हैं, हम ये काम करने वाले हैं। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारी 3 बातें, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने कहा मैं अपने देश से प्यार करता हूं, आई लव माई इंडिया, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया और लव आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब ये मत कहिएगा यहां पर सर आई सिंगुलर है तो आई लव्स माई इंडिया हम लोगों को कहना चाहिए। आप खुद जानते हैं कभी भी आई लव्स माई इंडिया नहीं कहते, आई लव माई इंडिया आप कहते हैं। तो आपके लिए क्लियर हो गया, हाँ सर ये आई मुझे लग तो रहा था लेकिन अंग्रेज लोगों ने इसको सिंगुलर यूज किया है तो हमें भी इसे सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा। अरे भाई उनकी जुबान है, उन्होंने सिंगुलर यूज किया तो मुझे भी करना पड़ेगा। अब जैसे हम पंखा हिंदी में कहते हैं ना, अगर पंखा को आप चंखा कहते, हम इंडियन अगर इसको चंखा कहते, किसी अंग्रेज को आकर के अगर हिंदी सीखना होता तो उसे चंखा कहता। क्यों भैया? हिंदी भाषा हमारी है भाई, हमारी मर्जी, हमने चंखा कह दिया, तुमको हिंदी सीखना है तो चंखा कहो।
तो इसीलिए भाई अंग्रेजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने आई को प्लूरल माना है प्रेजेंट में सिर्फ, प्रेजेंट में आई प्लूरल होता है, पास्ट और फ्यूचर में अपनी औकात में आता है वो सिंगुलर ही हो जाता है। यहां पर ये बात क्लियर करते चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आगे, तुम क्रिकेट खेलते हो या आप क्रिकेट खेलते हैं तो कहेंगे यू प्ले क्रिकेट। यू सब्जेक्ट काम करने वाला हो गया, खेलना का इंग्लिश आपने प्ले कहा, और जो खेलते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं। यदि हमें कहना है कि वे इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, रूल तो याद है ना, प्लूरल सब्जेक्ट आपका दे हो गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप कहना है कि हम, जैसे कहना है कि हम अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या हो जाएगा वी स्पीक इंग्लिश। और मैंने कहा था कोई नाम हो जाए, जैसे कि राजू एंड राधा स्पीक इंग्लिश, राजू और राधा अंग्रेजी बोलते हैं। तो आपने इसमें देखा कि एक से अधिक नाम होने पर उसको प्लूरल कहा गया, तो इसको भी हम प्लूरल की कैटेगरी में ही रखने वाले हैं। ये एग्जांपल्स आपके प्लूरल के हो गए। अब हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं कि अगर हमारी बात नाम में होती है तो हम क्या कहेंगे। तो अगर कोई भी वाक्य हमारा नाम में होता है तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, नेगेटिव है, यानी वो बात हमारी नाम है। रूल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है कि डू नॉट कहां पे होगा और डज नॉट कहां पर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट कहेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट कहेंगे। इन दो बातों को खूब अच्छे तरीके से आप याद रखें कि डू नॉट कहां पे लगेगा और डज नॉट कहां पे लगेगा, इसका याद रखना बहुत बहुत जरूरी है साथियों। तो डज नॉट किस में लगेगा, ही के साथ, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, कोई सिंगुलर हुआ नाम जैसे राजू डज नॉट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो उसके साथ में आप कहेंगे डू नॉट। क्या कहेंगे, एक बार मेरे साथ आप कह लीजिएगा क्योंकि ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पीकिंग और ग्रामर ट्रांसलेशन के लिए। डू नॉट कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में, आई के साथ क्या कहेंगे, डू नॉट, क्योंकि आई प्लूरल के कैटेगरी में आता है। यू के साथ आप कहेंगे डू नॉट, आप कहने वाले हैं, चाहे एक व्यक्ति से बात करें, दो से बात करें या अधिक से बात करें, यू के साथ हमेशा हमेशा डू नॉट ही प्रयोग करने वाले हैं। और दे के साथ वे आप कहेंगे डू नॉट, और हम के साथ यानी वी के साथ कहेंगे डू नॉट। एक से अधिक अगर कोई नाम हुआ जैसे राजू एंड राधा, क्या लगेगा, डू नॉट या डज नॉट। आप सोच कर बताइए, एक से अधिक नाम है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप यहां पर कहने वाले हैं डू नॉट। तो अब मुझे उम्मीद है कि डू नॉट डज नॉट समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है आपके लिए क्लियर हो रहा है। डू नॉट या डज नॉट कहने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट नेगेटिव हो या प्लूरल सब्जेक्ट नेगेटिव हो, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आप कुछ नहीं लगाएंगे, ये बात आप याद रखें। डू नॉट के बाद में भी फर्स्ट फॉर्म और डज नॉट के बाद में भी फर्स्ट फॉर्म ही कहने वाले हैं, और लास्ट में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम इन सारी बातों को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सिंगुलर के एग्जांपल को समझते हैं। पहले
वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सारी बात आपके लिए क्लियर हो रही है? वो क्रिकेट नहीं खेलता है, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एक वचन हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से आपने कहा डज नॉट, और डज नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसलिए आपने प्ले कहा। आप प्ले में एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में है, ये बात आपकी नाम में है। आप इस बात को ध्यान रखते जाइए। और ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में ही हमेशा होता है। तो आपने सेंटेंस कहा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यदि कोई लड़की है तो आपने कहा कि राधा खाना नहीं पकाती है, तो आप कहेंगे राधा डज नॉट कुक द फूड। राधा सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है क्योंकि वो एक है। मैं आपको एक एक क्लियर करके पढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था मैं इसको बेसिक लेवल वालों के लिए बना रहा हूं, जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर हो वो भी हमारी बात को पूरा पूरा समझ सके। तो राधा के साथ में लगाएंगे डज नॉट या डो नॉट। आप सोचते रहिए क्या लगाऊं, डज नॉट या डो नॉट? डज नॉट लगाएंगे क्योंकि राधा सिंगुलर है। राधा डज नॉट कुक द फूड, तो कुक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके अंत में हम कुछ नहीं लगाएंगे। फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो राधा डज नॉट कुक द फूड। अब चलिए नाम को हम हटा देते हैं। नाम को हटा करके किसी लड़की के बारे में कहते हैं कि वो खाना नहीं पकाती है, तो आप कहेंगे शी डज नॉट कुक द फूड। क्या कहेंगे आप? शी कहेंगे और उसके साथ में डज नॉट लगाएंगे, इसलिए कि शी सिंगुलर है। और कुक आपने कहा वर्ब के अंत में कुछ नहीं लगाया क्योंकि जब आपका वाक नेगेटिव में होगा तब आप वर्ब के अंत में कुछ नहीं लगाएंगे। तो शी डज नॉट कुक द फूड। फूड आपका ऑब्जेक्ट हो। जैसे पंखा नहीं घूमता है, तो आप कहेंगे फैन या द फैन डज नॉट रोटेट। तो द फैन आपने कहा, कोई पंखा आपका जो है वो आपका सिंगुलर है, इसलिए आपने क्या लगाया? डज नॉट। रोटेट मतलब घूमना, रोटेशन आप जानते होंगे। तो रोटेट का मतलब होता है घूमना। अब हम पंखा को हटा देते हैं, पंखे के जगह पे हम कहते हैं कि नहीं घूमता। उसी पंखे को नाम ना लेकर के आप कहते हैं कि इट डज नॉट रोटेट। तो इट से मतलब है वही पंखा जिसमें जान नहीं है। तो इट डज नॉट हमने कहा डज नॉट इसलिए कहा क्योंकि वो हमारा सिंगुलर है। इट डज नॉट रोटेट, नहीं घूमता। तो सिंगुलर का रूल भी आपका क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपका कोई बात नेगेटिव में है और बात ना में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में आप डज नॉट कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट कहेंगे ही नहीं। अब हम रूल समझते हैं प्लूरल सब्जेक्ट का, कि अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो आप डू नॉट कहने वाले हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, आई डू नॉट लव यू। तो आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट आपको लगाना है क्योंकि प्लूरल के कैटेगरी में है, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको शॉर्ट में डू नॉट कहते हैं, डोंट। आई डोंट लव यू। आपने कई बार सुना होगा कि मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। तो आई डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, आई डोंट नो। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब हमारी बात ना में है और नेगेटिव में, तो आप कहेंगे दे के साथ में क्या लगाएं? डू नॉट या फिर डज नॉट। मैं डू नॉट डज नॉट को बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है
आपको समझना, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। उसके जगह पे कहें कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो हो जाएगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर किसी का नाम हो जाए जैसे कि राजू और रामू क्रिकेट नहीं खेलते हैं, राजू एंड रामू डू नॉट प्ले क्रिकेट। या और मैं एग्जांपल में कहूं कि मेरे दोस्त इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हो जाएगा आपका माय फ्रेंड्स डू नॉट स्पीक इंग्लिश, कि मेरे दोस्त अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो ये आपका नेगेटिव का रूल रहा। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि अगर हमें वाक्य को इंट्रोगेटिव में करना हो, इंट्रोगेटिव मतलब होता है, क्या होता है, प्रश्नवाचक। तीसरे स्टेप पे हम पहुंचे हैं। पहला स्टेप हमारा था अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, फिर हमने नेगेटिव को समझा यानी नकारात्मक। तीसरे स्टेप को समझने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। हम 6 स्टेप को समझने वाले हैं। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक यानी सवाल वाला। तो सवाल करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको डू या डज कहा था उसी को पहले रखना है। तो डू प्लूरल सब्जेक्ट में, डज सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आप लिखने और बोलने वाले हैं कि टू इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करने में ज्यादा कुछ नहीं है भाई, बस डू के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट और डज के बाद में क्या रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके बाद में आप क्या रखने वाले हैं, सब्जेक्ट। तो डू या डज के बाद में क्या रखे आप, सब्जेक्ट रखे। अगर आपको वाक्य ना में कहना है तो नॉट कह देंगे, वरना कोई बात नहीं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए हम पहले सिंगुलर सब्जेक्ट वाले को समझते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। जैसे कि आपने कहा कि क्या राजू क्रिकेट खेलता है, तो क्या के लिए आप लेकर के आएंगे डज। ये डज आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं सहायक क्रिया, यानी ये हमारी मदद करता है बताने में कि डज को लगाना है भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो आप कहेंगे डज राजू प्ले क्रिकेट, क्या राजू क्रिकेट खेलता है। डज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, राजू सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं नाम ना लेकर के ये कहूं कि, चलिए मैं इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले कर देता हूं, क्या राजू क्रिकेट नहीं खेलता है, तो आप कहेंगे डज राजू नॉट प्ले क्रिकेट। तो डज आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब और राजू हो गया सब्जेक्ट, और ना कहने के लिए आप नॉट लेकर के आए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब नाम ना कह करके मैं उसकी तरफ इशारा करूं और मैं ये कहूंगी क्या वो हो क्रिकेट खेलता है, तो सेंटेंस हो जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट। डज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। साथ में आप रिपीट करते रहिएगा, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डज क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। क्या सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए आप डज लेकर के आए हैं, डू नहीं लेकर के आए, क्योंकि डू तो आपका प्लूरल में यूज होगा। तो डज ही प्ले क्रिकेट, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहें कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी हो, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो आप कहने वाले हैं डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। कोई लड़की है, जैसे मैंने कहा राधा खान, क्या राधा खाना पकाती, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं।
क्या राधा खाना पकाती है? डज राधा कुक द फूड? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक सवाल वाला। तो डज आपने पहले कहा क्योंकि राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है और कुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फूड आपका ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव भी करें और नेगेटिव भी करें, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी है, सवाल भी है, बट हम एक अलग अंदाज से करें कि क्या वो खाना नहीं पकाती है, तो आप कहेंगे डज शी नॉट कुक द फूड। इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कह देंगे। इस तरह से आपने देखा कि सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो जा रहा है तो उसमें हम डज लेकर के आ रहे हैं। चलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, क्या हो जाएगा? डू आई स्पीक इंग्लिश। डू क्यों लेकर के आए? क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के कैटेगरी में है, सिंगुलर नहीं है, याद रखिएगा। आई हमारा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए हमने कहा डू आई स्पीक इंग्लिश। और मैं ये कहूं कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तो हो जाएगा डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। इस सेंटेंस को कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर आप स्पीकिंग करें तो नाम ये याद रहे ना रहे कोई बात नहीं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, लेकिन अगर आप ग्रामर पे थोड़ा खास ध्यान देना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीख रहे, तो नाम भी याद रखना आपके लिए जरूरी। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट। जो आपने क्यों कहा? क्योंकि दे कई सारे लोग हैं, एक से अधिक लोग, तो डू दे प्ले क्रिकेट, ये आपका इंट्रोगेटिव था। और क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं? डू वी स्पीक इंग्लिश। डू पहले लाने से क्या का माना आ जाएगा, जिस तरह हम पिछला डज में लाने से क्या का माना लाए थे। तो डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर आपको कहना है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कहना है, तो हम कहेंगे डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। इस तरह से अगर कोई नाम है, एक से अधिक लोग हैं, क्या राजू और राधा अंग्रेजी बोलते हैं? डू राजू एंड राधा स्पीक इंग्लिश, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कहना है क्या राजू और राधा अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डू राजू एंड राधा नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये हम लोगों ने चार चीजों को सीखा, अफर्मेटिव का रोल, नेगेटिव का रोल, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब दो तरीका और हम सीखने जा रहे हैं लास्ट में। इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, या कह सकते हैं WH वर्ड्स या WH फैमिली। यानी कि अगर आपको कहना है कि वो क्यों अंग्रेजी बोलता है, तो वाई लेकर के आएंगे, कब बोलता है, समय हमें जानना है, कहां बोलता है, जगह जानना है, कैसे बोलता है, हमें तरीका जानना है। तो हम लोग क्या करने हैं वाले हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लाएंगे। सबसे पहले क्या लाएंगे? क्वेश्चन वर्ड, या WH वर्ड्स कह सकते हैं, या क्वेश्चन फैमिली कह सकते हैं। इसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, डू या डज। तो डू कब कहेंगे? जब आपका आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल हो। डज कब कहेंगे? जब आने वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। और नॉट सब्जेक्ट के बाद में कहेंगे अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ में कहना है। और नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस तरह हम एग्जांपल समझते हैं कि राजू क्रिकेट क्यों खेलता है, तो आप पहले क्यों का वर्ड लाएंगे, व्हाई डज राजू प्ले क्रिकेट। इसका नाम क्या है? इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। और अगर आपको कहना है कि राजू क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो आप कहेंगे व्हाई डज राजू नॉट प्ले क्रिकेट। वो खाना कब पकाती है,
तो कब की इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन। तो याद रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आना है। कोई भी वाक्य आपका क्वेश्चन वर्ड वाला रहेगा, सबसे पहले वो लाना। तो सबसे पहले आप आएंगे व्हेन, व्हेन के बाद लाएंगे डज। डज क्यों लाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो व्हेन डज शी कुक द फूड, वो खाना कब पकाती है। और वो खाना कब नहीं पकाती कहना है तो क्या कहेंगे, आप मेरे साथ सोचते रहिएगा। When does she not cook the food, वो खाना कब नहीं पकाती। वो अंग्रेजी कैसे बोलता है। How does he speak English, वो अंग्रेजी कैसे नहीं बोलता। How does he not speak English। चलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट का रूल बताया कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लाएंगे, फिर आप डू लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे और नॉट कहेंगे अगर आपको ना में भी कहना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे वे कहां जाते हैं, तो पहले आप कहां की इंग्लिश लाएंगे, वेयर डू दे गो। तो वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद फौरन आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से आप डू लेकर के आएंगे। वेयर डू दे गो, वे कहां जाते हैं। और वे कहां नहीं जाते हैं आपको कहना है तो कहेंगे वेयर डू दे नॉट गो, वे कहां नहीं जाते हैं। यह आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया। हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आना है आपको। जैसे आप क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाएगा, कभी भी कोई भी ग्रामर सीखें आप 300 दिन में कोई भी इस ग्रामर सीखें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो व्हाई और क्वेश्चन वर्ड के बाद फौरन आपका हेल्पिंग मिला होना जरूरी है। कोई भी ग्रामर आपको पूरे कोर्स में सिखाया जाए, क्वेश्चन वर्ड के बाद फौरन आपका हेल्पिंग वर्ड का लाना हर एक ग्रामर में जरूरी है। तो व्हाई डू वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं। और कहना है कि हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, तो why do we not play cricket। तो आपने क्या कहा, why do we not play cricket। तो मुझे उम्मीद है कि ये ग्रामर आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं यानी फ्रेशर नए हैं, इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने सारी चीज आपके लिए कवर कर दी। अब मैं लास्ट में आपको जो मैंने टोटल ग्रामर सिखाया है उसका कंक्लूजन मैं आपको बता दूं और उसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि आपने कहा कि वो अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, यानी बात जो हम है। रूल आप अपने मन में इसको रिपीट करते रहिएगा। वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या बोलूं साथियों, आप भी कुछ साथ देते रहे। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये क्या था आपका नेगेटिव था, यानी बात हमारे नाम में जो होगी वो हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। और क्या वो अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। तो हम इंट्रोगेटिव करेंगे, सवाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, डज है, इसलिए हमने कहा डज ही स्पीक इंग्लिश। और क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। यह हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब कहना है हमें कि वो अंग्रेजी क्यों बोलता है, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। Why does he speak English। ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन विद क्वेश्चन वर्ड है। वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है, Why does he not speak English। ये 6 तरीके कि आप ग्रामर में या बोलचाल में 6 तरीका होता है, कोई 7वां तरीका ग्रामर का नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको पूरे के पूरे 6 तरीके इसमें आपको क्लियर कर दिया है। प्लूरल सब्जेक्ट को अब हम एग्जांपल में समझते हैं 6 तरीके से। 6 तरीके मतलब क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड।
जैसे कि वे अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, और वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो वे अंग्रेजी बोलते हैं, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। वे अंग्रेजी नहीं बोलते, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। और क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब कहना है कि वे अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, हमें वजह जानना है। Why do they speak English? ये इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं या इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली कह सकते हैं। और वे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते, Why do they not speak English? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड है आपका। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट ऐसा ग्रामर था, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। मैं अगले वीडियो आपका एक प्रैक्टिस के लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन ये ग्रामर आपको प्रैक्टिस करने से ही आने वाला है, बिकॉज इस ग्रामर के बगैर आप आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। इस ग्रामर में अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपकी पहचान होने वाली है कि भाई आप कितने अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं, क्योंकि इस ग्रामर में आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। वीडियो हो सकता है आपको दोबारा भी देखना पड़ जाए, और इसमें जब आप करें तो पेन ले करके बैठें। और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट आपके कवर कर दिए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, सारी चीज मैंने आपके लिए कवर किया है। बस लास्ट में रिक्वेस्ट है कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत किया है, वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी करना ना करना वो आप पर डिपेंड है भाई या बहन। तो दोस्तों और साथ में अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको घर बैठे अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, बस मेरे साथ में जुड़े रहेगा। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ग्रामर भी सिखाऊंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ सिखाने जा रहा हूं। सो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग माय वीडियो, आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहिएगा और दूसरे वीडियो को वॉच करते रहिएगा। सो फाइनली आई वांट टू से थैंक्स अ लॉट for watching this beautiful video.